फाइनली बच्चों कक्षा 8 विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 9 है जंतुओं में जनन, तो इस चैप्टर के जो कंप्लीट नोट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले मैंने कक्षा 8 विज्ञान के ऑल चैप्टर करवा रखे हैं, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाकर आप उन चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इस चैप्टर के जो कंप्लीट नोट्स हैं वो आपके फाइनली तैयार हो चुके हैं और इस वीडियो में मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवाने वाला हूं, तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आप कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और जंतुओं में जनन जो चैप्टर नंबर 9 है और इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। अगर आपको ये नोट्स परचेज करने हैं तो यहाँ पर स्क्रीन पर जो नंबर आप देख रहे हैं, इन नंबर से आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और ये नोट्स आप PDF के रूप में परचेज कर सकते हैं या फिर इन नोट्स को आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपके जनन, यानी जनन किसे कहते हैं। तो जनन की जो परिभाषा है वो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि जनन किसे कहते हैं। तो हर जंतु अपने जैसी संतान पैदा करता है, इसे हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। कि हर जंतु अपनी जैसी संतान है वो पैदा करता है, इसे हम जनन कहते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्ड है उनको मैंने हाईलाइट कर रखा है। और जनन है वो मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। यानी जनन है वो मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, जिसमें पहला प्रकार है आपके लैंगिक जनन और दूसरा है आपके अलैंगिक जनन। यानी लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन क्या है, तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो सबसे पहले हम लैंगिक जनन को पढ़ेंगे कि लैंगिक जनन की परिभाषा है वो क्या होती है। तो इस प्रकार का जनन जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन होता है, यानी जिसमें दोनों जनन, यानी इस प्रकार का जनन जिसमें दोनों युग्मक, जिसमें नर और मादा दोनों युग्मक का संलयन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। और दूसरा है आपके अलैंगिक जनन। यानी अलैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन की क्या परिभाषा है, तो इस प्रकार का जनन जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, यानी नर और मादा दोनों युग्मक में से एक ही युग्मक होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। तो ये आपके अलैंगिक जनन की परिभाषा है जो आपको अच्छे से याद करनी है। उसके बाद में देखिए नर जनन अंग या नर जनन तंत्र। तो नर जनन अंग या नर जनन तंत्र कौन कौन से हैं, नर जनन अंगों के नाम क्या क्या हैं। तो नर जनन अंगों में एक जोड़ा वर्षण होता है और 2 शुक्राणु नलिका होती है और एक शिशन लिंग होते हैं। और वर्षण है वो नर में युग्मक उत्पन्न करते हैं। जो वर्षण होते हैं उनका काम क्या है, नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। तो शुक्राणु की परिभाषा भी आपको अच्छे से याद करनी है कि नरजनन अंगों में एक जोड़ा वर्षण होता है और 2 शुक्राणु नलिका होती हैं और एक शिशन होते हैं, यानी एक शिशन लिंग होते हैं। और वर्षण है उनका कार्य क्या है, नर युग्मक उत्पन्न करना, जिन्हें हम क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। और वर्षण है वो लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। जो वर्षण होते हैं वो लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। शुक्राणु यद्यपि अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और प्रत्येक में एक सिर होता है और एक मध्य भाग होता है और एक पूंछ होती है। और हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संघटक भी पाए जाते हैं। कि जो शुक्राणु होता है उसमें कोशिका के सामान्य संघटक भी पाए जाते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक कमेंट में जय माता दी नहीं लिखा है तो जय माता दी सभी बच्चों को जरूर लिखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुक्राणु है उसमें पूंछ गति करने में सहायक होती है। कि जो शुक्राणु में पूंछ होती है उसका क्या कार्य है, तो शुक्राणु में जो पूंछ होती है वो गति करने में सहायक होती है। इसकी सहायता से शुक्राणु तैरकर अंडाणु तक पहुंचता है। तो किसकी सहायता से, पूंछ की सहायता से। तो ये आपको जरूर अच्छे से याद करना है। उसके बाद में है मादा जनन अंग। यानी मादा जनन अंग कौन कौन से हैं, तो मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय होता है और अंडवाहिनी होती है और जिसको डिंब वाहिनी कहते हैं, और एक गर्भाशय होता है। और अंडाशय है वो मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं। अंडाशय का काम क्या है, मादा युग्मक उत्पन्न करना, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम अंडाणु कहते हैं। और मानव स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु अथवा डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। और गर्भाशय वह भाग है जहां शिशु का विकास होता है। गर्भाशय वह भाग है जहां शिशु का विकास होता है। और शुक्राणु की तरह अंडाणु भी क्या है, एक एकल कोशिका है। तो ये आपको अच्छे से याद करना है
कि मादा जननांग है उनमें एक जोड़ी अंडाशय अंडवाहिनी जिसको डिंब वाहिनी कहते हैं, और गर्भाशय होता है, और अंडाशय वो मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे हम अंडाणु कहते हैं। और मानव स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय में से एक विकसित अंडाणु या डिंब है उसका निर्मोचन होता है, और वो निर्मोचन किस में होता है? अंडवाहिनी में होता है। और गर्भाशय वह भाग होता है जहाँ शिशु का विकास होता है, और शुक्राणु की तरह अंडाणु भी क्या है? एक एकल कोशिका है। तो ये भी आपको याद करना है। उसके बाद में है निषेचन, यानी निषेचन क्या है, निषेचन की क्या परिभाषा है? तो जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है, जुड़ जाता है, और शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है, यानी फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो निषेचन की क्या परिभाषा है कि जब शुक्राणु है वो अंडाणु के नजदीक आते हैं, उनके संपर्क में आते हैं, तो इनमें एक शुक्राणु है वो एक अंडाणु के साथ क्या हो जाता है? संलयित हो जाता है, और शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है वो क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। तो ये भी आपको अच्छे से याद करना है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नोट दे रखा है, इसको आपको जरूर पढ़ना है कि निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं, और निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है, यानी जाइगोट का निर्माण होता है। और उसके बाद में है निषेचन के प्रकार, यानी निषेचन कितने प्रकार का होता है? तो वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। निषेचन है वो आपके दो प्रकार का होता है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। तो आंतरिक निषेचन की परिभाषा क्या है? आंतरिक निषेचन की परिभाषा आप देख सकते हैं कि वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ते, मुर्गी इत्यादि। तो जो मनुष्य हैं, गाय हैं, कुत्ते हैं, मुर्गी हैं, इनमें कौन सा निषेचन होता है? इसमें आंतरिक निषेचन होता है। और बाह्य निषेचन की परिभाषा क्या है? कि वह निषेचन जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है उसे हम क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं। कि वह निषेचन जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। और बाह्य निषेचन किन में होता है? मछली में होता है और स्टारफिश में होता है। तो ये उदाहरण भी आपको अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद में है IVF। अब IVF क्या है? इन विट्रो निषेचन, जिसको हम इन विट्रो निषेचन कहते हैं। और इन विट्रो निषेचन क्या है? तो कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनी है वो अवरुद्ध हो जाने के कारण वे शिशु उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होती हैं। ऐसी स्थिति में डॉक्टर ताजा अंडाणु और शुक्राणु एकत्रित करके यानी इकट्ठा करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं अंडाणु और शुक्राणु को, जिससे IVF अथवा इन विट्रो निषेचन शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके। यदि निषेचन हो जाता है तो युग्मनज से लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, और जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, और माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है और शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह होता है। और इस तकनीकी द्वारा जन्मे शिशु को प्रखनली शिशु भी कहते हैं। तो प्रखनली शिशु है उसकी डेफिनेशंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो अच्छे से आपको ये तैयार करना है। उसके बाद में है भ्रूण का परिवर्धन, यानी भ्रूण है उसका परिवर्धन कैसे होता है, किस प्रकार होता है? तो निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, यानी जाइगोट बनता है, जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है। और युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है, और तत्पश्चात कोशिकाएं हैं वो समूहीकृत होने लगती हैं और विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती हैं। और इस विकसित होती हुई संरचना को हम क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। ओके। उसके बाद में है जरायुज और अंडपरजक जंतु, यानी जरायुज क्या है और अंडपरजक जंतु क्या है? तो वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं उसे हम जरायुज जंतु कहते हैं। कि वे जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं उसे जरायुज जंतु कहते हैं। जैसे गाय हैं, बिल्ली हैं। और वे जंतु जो अंडे देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अंडपरजक जंतु कहते हैं। जैसे मेंढक है, छिपकली है, और भी इनके अलावा भी आप एग्जाम्पल है वो इसमें लिख सकते हैं।
तो ये अण्डपरजक और जरायु जंतु हैं, इनकी परिभाषा और इनके उदाहरण आपको अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद में है कायांतरण, और कायांतरण का उदाहरण भी मैं आपको एक अच्छे सा जो एग्जाम्पल है वो भी समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले कायांतरण क्या होता है, कायांतरण की परिभाषा क्या होती है। तो लार्वा के कुछ विशेष परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कायांतरण कहते हैं। और टेडपोल लार्वा जिसमें मछली के गुण पाए जाते हैं, और इसे वयस्क मेंढक में परिवर्तन कायांतरण द्वारा ही होता है। और मेंढक में अंडे से शुरू यानी प्रारंभ करके वयस्क बनने तक की जो क्रिया है वो 3 अवस्थाएं हैं, उनमें स्पष्ट दिखाई देती हैं, जिसमें पहली अवस्था अंडा, और दूसरी अवस्था है टेडपोल लार्वा, और तीसरी अवस्था है आपकी वयस्क। तो तीनों अवस्थाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है अंडा, यानी मादा मेंढक है वो अंडे पानी में देती है, जहां शुक्राणुओं द्वारा इनका बाह्य निषेचन होता है, और निषेचन के बाद अंडों से टेडपोल लार्वा निकलते हैं, और इनकी प्रकृति है जलीय जीव मछली जैसी होती है, और इसमें मेंढक के कई गुण नहीं होते हैं। टेडपोल में परिवर्तन है वो कई प्रकार से होते हैं, जो वयस्क मेंढक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और उसके बाद में है अलैंगिक जनन की विधियां। तो एक है आपके मुकुलन और एक है आपके द्विविखंडन। तो सबसे पहले मुकुलन विधि क्या होती है, तो हाइड्रा और जो यीस्ट होते हैं उनमें अलैंगिक जनन है वो कौन सी विधि द्वारा होता है, मुकुलन विधि द्वारा होता है। तो हाइड्रा और यीस्ट में अलैंगिक जनन की यह सामान्य प्रक्रिया है, और इस विधि में शरीर पर एक बल्ब की तरह संरचना बनती है, जिसे क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। और शरीर का जो केंद्रक है वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है, और उनमें से एक केंद्रक मुकुल में आ जाता है, और मुकुल है वो पेत्रक जीव से अलग होकर क्या करता है, वृद्धि करता है और पूर्ण विकसित जीव बन जाता है। तो ये आपके मुकुलन विधि है जो आपको अच्छे से याद करनी है। उसके बाद में सेकंड है आपकी द्विविखंडन, यानी द्विविखंडन विधि क्या है, और जनक जीव खंडित होकर 2 नए जीवों को जन्म देता है। अमीबा में जनन कौन सी विधि द्वारा होता है, द्विविखंडन विधि द्वारा। तो अमीबा में जनन द्विविखंडन विधि द्वारा होता है। जब अमीबा कोशिका अपनी वृद्धि के अधिकतम आकार में पहुंचती है, तो पहले अमीबा का केंद्र का वो लंबा हो जाता है और 2 भागों में विभाजित हो जाता है। इसके पश्चात अमीबा का कोशिका द्रव्य 2 भागों में विभाजित हो जाता है। इस प्रकार 2 संतति अमीबा है वो बनते हैं। उसके बाद में है क्लोनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, और क्लोनिंग का एक एग्जाम्पल है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है आपके क्लोनिंग की परिभाषा। तो किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो क्लोनिंग कहलाती है। यानी क्लोनिंग क्या है, तो किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्लोनिंग कहलाती है। और क्लोनिंग का सबसे मोस्ट एग्जाम्पल है आपके एक डोली भेड़। तो यहाँ पर नोट में मैंने लिखा है, और ये महत्वपूर्ण नोट है, इसको आपको जरूर अच्छे से याद करना है कि किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम इयान विल्मट, जो एक वैज्ञानिक है, इयान विल्मट और उनके सहयोगियों ने एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में की थी। और उन्होंने एक भेड़ को क्लोन किया जिसका नाम क्या रखा गया, डोली रखा गया। और डोली का जो जन्म है वो 5 जुलाई 1996 को हुआ था। इसका जन्म भी आपको पूछा जा सकता है कि डोली जो भेड़ थी उसका जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था, और यह क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था। तो क्लोन किया जाने वाला पहले स्तनधारी का नाम क्या है, डोली भेड़। उसका जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था, और सर्वप्रथम क्लोनिंग है वो इयान विल्मट ने की थी, और उनके जो सहयोगी थे वो भी शामिल थे। और एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट था, उसमें ये क्लोनिंग की गई थी। तो अच्छे से ये चैप्टर है, और इसके कंप्लीट जो नोट्स है वो मैंने इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। और वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, ताकि कक्षा 8 से संबंधित कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।